राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों, कैसे हो आप सब लोग। एकदम मजामन चकाचक हो या ना। अब देखो, अपन ने बिल्कुल रुधिर के बारे में पढ़ रहे थे और रुधिर के बारे में अपन ने रुधिर की सामान्य जानकारियां, रुधिर का बनना क्या कहलाता है, रुधिर में क्या क्या चीजें होती, सामान्य चीजों में अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में अपन ने पढ़ दिया था, इसके अंदर जो अपन ने बाइफरकेट किया था कि इसमें प्लाज्मा जो तरल भाग होता है वो प्लाज्मा कहलाता है ना। ये कोलाइडल विलयन है, तरल संयोजी उत्तक है, इसमें मैट्रिक्स है, का काम प्लाज्मा करता है, ठीक है। और इसमें जो कोशिकाएं होती है वो प्लेटलेट्स, जो आपने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के रूप में सामान्यतः आपने जानकारी ली थी। और प्लाज्मा के बारे में अपन ढंग से आराम से पढ़ चुके थे कि इसमें किस प्रकार का प्रोटीन होता है, इसमें किस प्रकार की क्या क्या हार्मोन्स वगैरह होते हैं इसमें, और जो जो भी सारी चीजें होती है अपन इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं दोस्तों। अब अपन बात कर रहे हैं कोशिकाओं के बारे में। किसके बारे में? कोशिकाएं या प्लेटलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें से मुख्यतः आप खुद जानते हो रुधिर में जो रुधिर का जो प्लाज्मा भाग था वो 55 से 60% भाग बना रहा था और 45% लगभग भाग आपकी कोशिकाएं बना रही थी। इसमें मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं, जो कि आपने पढ़ा होगा कशेरुकी और अकशेरुकी, यानी जिसमें पीछे की तरफ जो मेरुदंड पाया जाता है, मेरुरज्जु पाया जाता है, वो आपका कौन है? कशेरुकी जंतु होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा पैराम, PARAM। दोस्तों इसका शॉर्ट तरीका PARAM। पी का मतलब होता है यहाँ पर पिसीज यानी जो मछली वर्ग होता है, ए मतलब एम्फीबिया जो उभयचर होता है, और आर मतलब होता है रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं जैसे छिपकली वगैरह, और आपके ए मतलब होता है एवीज, एवीज यानी पक्षी, और एम मतलब होता है मेमल्स, मेमल्स यानी स्तनधारी जो हम सब है, मनुष्य है, गाय भैंस वगैरह। ये इन सबको, ये कौन से होते हैं दोस्तों? मेरुदंड वाले होते हैं, ठीक है। अब ये कशेरुकी जो जंतु होते हैं, जो ये आपने कैटेगरी देख ली। अब देखो, आपने विष्णु भगवान के अवतार भी देखे होंगे। सबसे पहले पिसीज में ये एक डेवलपमेंट की स्टेज है दोस्तों। सबसे पहले मछलियां बनी अपने कशेरुकों के अंदर, तो आपने मीन अवतार देखा है ना। और उसके बाद में ए मतलब एम्फीबिया उभयचर है ना, जो क्या किसमें रह सकता है? पानी में भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, जैसे उसके अंदर आपने कछुआ देखा होगा ना। और इसके बाद में रेप्टाइल्स वगैरह, एवीज वगैरह ना, फिर कीचड़ में चलने वाला सुअर का अवतार, इस प्रकार से फिर छोटा मनुष्य बना, फिर इस प्रकार से जो अवतार भी, यही कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि इस प्रकार से आपका डेवलपमेंट हुआ है। जो आरबीसी जो होता है दोस्तों, आरबीसी छोड़ो, ये जो आपकी रक्त कोशिकाएं होती है किसमें उपस्थित होती है? आपकी इस आपके कशेरुकी जंतुओं के अंदर ही उपस्थित होती है। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन इसके अंदर कि आप जानते हो सब आरबीसी को क्या कहते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसका आपने सामान्य जो बायोलॉजिकल नेम है इरिथ्रोसाइट अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा, रक्त कणिकाएं, इनको रुधिराणु भी बोलेंगे, ब्लड कार्पसल्स भी बोलेंगे। देखो, रुधिर कोशिकाओं की जो प्रतिशतता है, अगर रुधिर कोशिकाओं की प्रतिशतता को क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रिट। कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, बिल्कुल याद कर लेना, बिल्कुल शानदार तरीके से आपको नोट्स लिखाए जा रहे हैं, इस तरीके से देख लेना, इससे बाहर होने का बिल्कुल चांस नहीं है। और अपने दोस्तों को देखो ये शेयर करो, क्यों? क्योंकि अगर आपने भला थोड़ी करना, आपको कर भला तो हो भला ना, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाओ। बड़े बढ़िया मार्क्स आप देखो, आपको जो पैसों में नहीं मिल सकता ना चीजें, वो आपको चीजें यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल शानदार, फ्री के अंदर हर चीज अवेलेबल हो रही है यहाँ पर। तो रक्त कणिकाएं, रुधिराणु और ब्लड कार्पसल्स इनको बोलते हैं। इनकी जो प्रतिशत मात्रा को करने के लिए क्या बोलते हैं? हिमेटोक्रिट। अब इसके बाद रक्त कणिका, जो आपका पता है कि ये क्या भाग बनाता है? ठोस भाग, और 45% भाग आपका बनाता है। अब इस आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें केंद्रक नहीं होता दोस्तों। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। किसमें केंद्रक नहीं होता? स्तनियों की, मेमल्स, ये जो मेमल्स है, मेमल्स की आरबीसी में क्या नहीं होता? बाकी सबकी आरबीसी में केंद्रक होता है, लेकिन मेमल्स जो जंतु होते हैं, स्तनधारी जंतु होते हैं, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अभी बताएंगे फिर इसके आकार पर भी इसका केंद्रक। और केंद्रक छोड़ो दोस्तों, आरबीसी में कुछ नहीं होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता बिल्कुल। फिर ऊर्जा कैसे बनाता है? तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, अवायवीय श्वसन, है ना, जहां पर ऑक्सीजन, ये सबको ऑक्सीजन सप्लाई करती है दोस्तों, पर बेचारा बिना ऑक्सीजन के रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया वहां पर जाएगी, ग्लूकोज मिलकर वहां पे ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के बाद में वहां पे अगर अलग चक्र चलता है और फिर वहां पर ऊर्जा का निर्माण होता है। लेकिन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता दोस्तों, इसमें लाइसोसोम भी नहीं होता। आपको पता है लाइसोसोम क्या कार्य करता है? कि बिल्कुल हमें पता है कि जो भी कोशिकाएं मृत हो जाती है उनको, है ना, घटकने का काम करता है, उसमें रसायन छोड़ता है, एंजाइम छोड़ता है, जिसके कारण से वो वहां पर खत्म हो जाते हैं। अब साहब ये बिल्कुल इनका भी तो जीवन काल होता है। हमने पढ़ा है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का।
एक बार है ना आपके एक एनएसए का पेपर था दोस्तों, उसमें सीधा सा प्रश्न आया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। उत्तर भी बिल्कुल सही, इसमें आपको कुछ गलत भी नहीं लग रहा। देखो इसमें कोर्ट में एक आदेश दिया, कोर्ट ने क्या कर दिया कि कोई होते ना कपेड़ी आदमी चोरी चोरी जिनके एक आधे नंबर से कहीं ना कहीं रह रहा हो, तो उसने क्या किया, कोर्ट में लगा दिया ये प्रश्न को डिलीट करो। वो डिलीट करने का पैसा बहुत तगड़ा वाला उन्होंने रीजन दिया, क्या दिया, वहां पर कोर्ट में पेश किया। और यहाँ एग्जाम में तो पूछा ही नहीं कि आरबीसी किसकी आरबीसी पूछी है, मनुष्य की आरबीसी पूछी, कुत्ते की पूछी, गाय की पूछी, भैंस की पूछी है। बिल्कुल बात तो सही है दोस्तों, हर जीवों की आरबीसी का जीवन काल अलग अलग होता है, लेकिन अपन पढ़ रहे सामान्यतः मनुष्य की बात। तो मनुष्य के आरबीसी का जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 दिन। आप ध्यान रखेंगे। फिर 120 दिन बाद क्या होता है साहब, बिल्कुल खत्म हो जाती है, मर जाती है, भगवान को प्यारी हो जाती है। फिर लाइसोसोम तो है ही नहीं, ये क्या सड़ेगी क्या, नहीं साहब, ये कहाँ जाती है दोस्तों, प्लीहा में जाती है। कहाँ जाती है दोस्तों, प्लीहा में जाती है। और प्लीहा को इसलिए क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान है ना। स्प्लिन होती है अपने दोस्तों, प्लीहा या स्प्लिन जो कहते हैं, तिल्ली, इनके अलग अलग नाम है। स्प्लिन आप सब जानते होंगे है ना। ये लसिका गांठें हैं दोस्तों, लसिकाएं होती है, ये लसिका गांठें होती है जो आपके शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखने के भी काम में आती है। वहां पर ये जाके आरबीसी क्या हो जाती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। और आरबीसी जो खत्म होगी ना दोस्तों, अब आरबीसी में आप सब जानते हो आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल रंग का। अब यानी ब्लड का रंग जो लाल होता है वो आरबीसी के अंदर क्या उपस्थित होता है, आपको पहले भी बताया था मैंने। आरबीसी में क्या उपस्थित है दोस्तों, ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित है दोस्तों। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, एक तो हीम होता है दोस्तों, हिम वर्णक है, और ग्लोबिन, ये है ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। ग्लोबिन क्या है दोस्तों, प्रोटीन है। आई बात समझ में। इसमें पढ़ेंगे भी अल्फा बीटा हीमोग्लोबिन की पूरी संरचना समझाऊंगा आपको ढंग से, हीमोग्लोबिन होता क्या है अभी समझ लो। इसी से ऑक्सीजन टच होती है दोस्तों, जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन टच हो जाती है ना, तो ये बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा हो जाता है दोस्तों, लाल हो जाता है। बाकी आपको बताया नीला बैंगनी कलर का रुधिर का रंग होता है अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है तो, हीमोग्लोबिन में। आ गई बात समझ में। अब ये प्रत्येक जगह पे क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन यहाँ पर पहुंचा दी जाती है। अब ये आरबीसी जो अब आरबीसी की बात करते हैं कि आरबीसी होगा क्या, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है। अब देखो इसमें और कुछ होता नहीं है, क्यों नहीं होता दोस्तों, क्योंकि अपने को हीमोग्लोबिन बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके ऑक्सीजन को ले जाके पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। और ऑक्सीजन के ही कारण अपने शरीर में ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके किसका निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जो अपने पूरे शरीर को चलाने के योगदान देती है। अगर अब अपने को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में चाहिए तो हीमोग्लोबिन भी अधिक मात्रा में चाहिए। तो इसीलिए आरबीसी के अंदर और भगवान ने कोई आइटम फिट ही नहीं किया, हीमोग्लोबिन लगभग 25 से 30% उसमें क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन ही होता है। ठीक है, आगे बात समझ में। लाइसोसोम कुछ नहीं होता, तो ये कहां जाएगी दोस्तों, प्लीहा में जाएगी। और वहां पर प्लीहा में क्या कर दिया जाता है, इस हिम के अंदर हिम। अब ये जो हिम है ना दोस्तों, ये भी मजे की बात है। हिम में जो कौन सा कभी बात पूछा जाता है, अभी लिखा दूंगा मैं सब कुछ आपको। हाँ, लोह तत्व होता है। कौन सी धातु होती है इसके अंदर, लोहा धातु। और किस रूप में होती है, बहुत सारी बार ये भी पूछा जाता है, +2 रूप में होती है ना। एक +3 में भी होता है आयरन और +2 में भी होता है। तो +2 और +3 की बजाय इसमें किसमें होता है दोस्तों, +2 के अंदर आयरन इसमें उपस्थित होता है। ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी दोस्तों इसकी, +2 होती है हिम के अंदर। अब ये हिम को तो क्या कर दिया जाता है, वहां पर लोहे को किसमें भेज दिया जाता है, लीवर के अंदर भेज दिया जाता है दोस्तों। और ये स्प्लिन क्या करती है, इस ग्लोबिन को तोड़ के, इसके अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन में बताया आपको पहले मैंने, अमीनो अम्ल है, और अमीनो अम्ल के अंदर मुख्यतः कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है ना। अब इनको क्या कर देती दोस्तों, फिर ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दो नामक पित्त वर्णक है दोस्तों, है ना। ये बाइल जूस है ना, यकृत के नीचे छोटी थैली पाई जाती है, उसे आप पित्ताशय बोलते हैं। उस पित्ताशय के अंदर ये एकत्रित हो जाते हैं दोस्तों, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और कभी कभी मान लो आपके अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है या कोई बीमारी हो जाती है, उस बीमारी में आरबीसी की संख्या धीरे धीरे घटने लगती है, नहीं आरबीसी मरने लगती है। नहीं, बहुत अधिक मात्रा में आरबीसी मर गई दोस्तों, तो वो क्या करेगी, स्प्लिन उसको ले जाएगी, और स्प्लिन उसको किसमें बदल देगी, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। और ये किस प्रकार के वर्णक है दोस्तों, पित्त वर्णक है। कैसे वर्णक है दोस्तों, पित्त वर्णक है। और पित्त वर्णक ये पूरे आपकी बॉडी में फैल जाएंगे, आपके ब्लड में बिलिरुबिन ज्यादा हो जाएगा, फिर इसका मतलब है ना। तो आपके ब्लड में क्या होगा, बिलिरुबिन ज्यादा होगा, बिलिवर्डिन। और उधर से फिर क्या करता है, और आपके यूरिन के अंदर भी इसके कारण, इन्हीं चीजों के कारण आपकी यूरोक्रोम का मात्रा बढ़ जाती है। किसकी बढ़ जाती है दोस्तों, यूरोक्रोम की मात्रा। तो आपका जो रक्त, आपका जो पेशाब है, मूत्र है, यूरिन है, वो कैसा आने लगता है, बहुत ज्यादा पीला आने लगता है दोस्तों। और आपकी जो आरबीसी जो उसके अंदर खत्म हो गई थी, बिलिरुबिन आ गया, तो आपके रक्त में
पूरा पूरा कैसा हो जाता है, पीला पीला वर्णक फैल जाता है, तो आपका शरीर कैसा हो जाता है दोस्तों, पीला हो जाता है। और उसे कौन सा रोग कहते हो आप, पीलिया रोग कहते हो। आगे बात समझ में आप बिल्कुल समझ में आ गई ना आपको कि पीलिया रोग कैसे होता है। चलो आगे बात करते हैं, ये हुई आपकी, मैं बिल्कुल इजी अभी लिखा है दोस्तों। इसके बाद में हीमोग्लोबिन के बारे में बताएंगे और आरबीसी के संचरण के बारे में ढंग से वर्णन करेंगे अपन। अब इसके बारे में आ जाओ इधर। अब आपको पता लग गया है आरबीसी में तो केंद्रक नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता साहब, छोटी मोटी इसके बारे में जानकारी लिख देते हैं। केवल कशेरुकी जंतु में उपस्थित, बता दिया कशेरुक जंतु ये इस प्रकार के आपके है ना, मछली वर्ग है, एवी है ना, एम्फीबिया उभयचर है, और रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले है ना, और एवी यानी उड़ने वाले पक्षी वर्ग, और मेमल्स यहाँ पर है ना, मेमल्स जानते हो स्तनधारी। अब खोजकर्ता कौन है दोस्तों, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्हें क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आपको पता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो मृत कोशिकाओं, कोर्क कोशिकाएं जो मृत कोशिका होती है उसमें की थी दोस्तों। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जीवित कोशिकाओं में इन्होंने क्या किया, हाँ जीवित कोशिकाओं के अंदर कोशिकाओं की जीवित कोशिका की खोज इन्होंने की थी। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हाँ तो ल्यूवेनहॉक है ना, ल्यूवेनहॉक है इसका खोज करता है आरबीसी का। इसके बाद अपन साइज बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, अपन जनरली ह्यूमन की बात करें दोस्तों, ह्यूमन के अंदर 7.5 इसकी क्या होती है, हाँ 7.5 म्यू इसकी होती है दोस्तों, माइक्रोन बोलते हैं इसको। अब छोटे मोटी चीज कभी एग्जाम में पूछ ले जाता है, 3 फैक्ट मैंने लिख दिया कि जंतु जगत, जितना भी जंतु है, जितने भी जंतु है दोस्तों पेड़ पौधों के अलावा, उसमें क्योंकि होगी इन्हीं में है ना, कशेरुकों के अंदर, तो जंतु जगत की सबसे बड़ी आरबीसी किसमें होगी दोस्तों, उभयचर। ये रहा आपका उभयचर, एम्फीबिया। आगे बात समझ में, जो पानी में भी रह सकता है और स्थल पे भी रह सकता है, जैसे कि मेंढक। आगे बात समझ में। फिर स्तनियों में जो स्तनधारी है, स्तन है, गाय भैंस हाथी मनुष्य, ये सब स्तनधारी है दोस्तों। इनकी सबसे बड़ी जो आरबीसी किसके अंदर होगी दोस्तों, हाथी के अंदर होती है, एलिफेंट के अंदर। और स्तनियों की बात करते हैं दोस्तों, स्तनियों में सबसे छोटी आरबीसी कौन सी होती है, कस्तूरी मृग जो होता है ना दोस्त, जिसको मस्क डीर भी बोलते हैं। कस्तूरी मृग आप सब जानते हो ना, जिसके नाभि में कस्तूरियां वो बिल्कुल डोलता वोलता फिरता इधर उधर, तो कस्तूरी मृग, मस्क डीर, इसके अंदर सबसे छोटी आरबीसी होती है। अब इसकी शेप के बारे में बात करते हैं, आकृति के बारे में। अभी आपको बताया मैंने कि यहाँ इसकी जो आकृति होती है दोस्तों, ये लो आकृति, ये आरबीसी जो है ना दोस्तों, ये आरबीसी क्या होता है, इसके अंदर बीच में क्या नहीं होता, केंद्रक नहीं होता। किसमें, मनुष्य की आरबीसी में। यहाँ भी लिखा मैंने दोस्तों में, विशेषकर किसमें, मनुष्यों की आरबीसी जो होता है वृत्ताकार यानी गोल तो होती है, लेकिन क्या होती है दोस्तों, बीच में केंद्रक नहीं पाया जाता। यहाँ पर बीच में केंद्रक होता है सभी कोशिकाओं में, और कोई कोशिकांग भी नहीं पाया जाता, यहाँ केंद्रक नहीं होता ना दोस्तों, तो ये बीच में से क्या हो जाती है, पिचक जाती है। इधर भी पिचक जाएगी दोस्तों और इधर भी पिचक जाएगी। तो इसका किस प्रकार का आकार हो जाएगा, इसका इस प्रकार का आकार हो जाएगा। अभी मैं इसको 2D स्ट्रक्चर में आपको देख रहे हो, अगर 3D स्ट्रक्चर में देखो तो आपने मम्मी कभी आटा गूंदते होंगे, तुमने भी गूंदा होगा कभी ना कभी आटा, तो आटा गूंद के छोटी सी डली लेना उसके दोस्तों, और दोनों तरफ से अंगुलियों से दबा देना, तो बीच में से वो दोनों तरफ से दब गई दोस्तों, है ना। वो दबने वाली शेप है ना, वही आरबीसी की शेप होती है। आटा लेना, बिल्कुल गोल गोल करना, उसका लोहे बनाते हो दोस्तों, और बीच में से उसको दबा देना। दोनों तरफ से जब दबाओगे तो कैसी आकृति हो जाएगी, इस प्रकार की आकृति हो जाएगी। यही किसकी आकृति है दोस्तों, आपकी आरबीसी की आकृति है। आगे बात समझ में। और इसको अपन क्या बोलेंगे, वृत्ताकार। और जो अपन ने पढ़ा ना, आपने पढ़ा ना, उत्तल लेंस अवतल लेंस। उत्तल यानी उभरा हुआ और अवतल यानी जिसमें खड्डा होता है। तो ये दबी हुई कौन, दोनों तरफ ही दबी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, उभय। उभय यानी दोनों ओर, और अवतल यानी दोनों ओर ये दबी हुई है ना, दोनों ओर खड्डा, तो इसको बोल देंगे उभय अवतल। लेकिन स्तनियों में 2 जंतु दोस्तों, ऊंट और लामा, और कई जगह जिराफ का भी वर्णन आता है कि ऊंट, लामा और जिराफ, इनके अंदर क्या होता है कि आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। और बाकी केंद्रक किसमें पाया जाएगा, PARA, ये देख लिया ना यहाँ PARA, मेमल्स के अलावा। और ऊंट और लामा में क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाएगा, बिल्कुल केंद्रक पाया जाएगा, तो ये बीच में से कैसे हो जाएंगे, वापस गोल हो जाएंगे दोस्तों। और दोनों तरफ उभरी है, तो उभय उत्तल, दोनों तरफ उत्तल ले, है ना, तो उत्तल उभरी हुई है और अंडाकार इसके शेप हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपके कि आरबीसी इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब संख्या की बात करें दोस्तों कि मानव में पाई जाने वाली, देखो इतनी संख्या में, आपको मैंने पहला बता दिया था पहले भी, लगभग 50 से 55 लाख, इतनी संख्या में कोई वो भी 100 ml ब्लड के अंदर। और लगभग मनुष्य में कितना होता है, 5 से 5.5 लीटर, यानी 6 लीटर तक भी मान सकते हो आपको नॉर्मल, इससे 5 लीटर से 6 लीटर या 5 से 5.5 लीटर तक ब्लड होता है मनुष्यों में। तो 100 ml ब्लड के अंदर भी 55 लाख सेल्स ये किसकी पाई जाती है, आरबीसी की। और मैंने आपको लिखा भी था कि ये जो आपके रुधिराणु है, रुधिराणुओं में, हाँ रुधिराणु जितने भी 3 रुधिराणु, उनमें 99% दोस्तों, ये 99% कौन होता है, ये आरबीसी होती है। ये 99% कौन होता है, आरबीसी होती है। 1% में आपके प्लेटलेट्स
और कौन पाए जाते हैं दोस्तों, आपकी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इसके अंदर पाई जाती है। अब इसके बारे में बात करेंगे संख्या, दो मेल में 55 लाख। कई कई जगह दोस्तों होशियार कारीगर होते हैं ना पेपर बनाने वाले, वो क्या कर देते हैं मिलियंस में कर देते हैं। आप यूट्यूब चलाते होंगे तो वहां लिखा होता है दोस्तों 1M का मतलब 1 बिलियन, और 1 मिलियन में कितने होते हैं दोस्तों 10 लाख। कितने होते हैं दोस्तों 10 लाख। यानी अगर वहां आपको दे दे तो 5 मिलियन, क्या 5 मिलियन यानी 50 लाख हो गए, बिल्कुल हो गए। 5.5 यानी 55 लाख हो गए। तो 50 से 55 लाख है ना, 55 लिखना भी अगर सही भी है ठीक है, कोई नहीं करे। 50 से 55 लाख एग्जाम में आ जाए तो भी ठीक है, 55 आ जाए तो भी ठीक है, 50 आ जाए तो भी ठीक है, या 5 मिलियन भी आ जाए तब भी ठीक है। तो मनुष्यों में इतनी, मनुष्य के अंदर मेल यानी पुरुषों के अंदर इतनी होती है, फीमेल के अंदर थोड़ी कम होती है, क्योंकि ब्लड की मात्रा ही लगभग आधे 1 लीटर के आसपास ब्लड की मात्रा भी महिलाओं में क्या होती है दोस्तों, कम होती है। तो 45 होगी। लेकिन आप देखे होगा छोटा छोटा टावर, हाँ साहब छोटा छोटा टावर जो है, हाँ वहां में कही होगा घुड़ो सारो खून और मुंडो बिल्कुल लाल छट रहे हो, छोटा छोटा बांध रहा हो। अब लाल खामो वो साहब आरबीसी हो। तो आरबीसी न्यू बोर्न बेबी, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो छोटे बच्चों में आरबीसी की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि उनको ज्यादा विकास की आवश्यकता है। और आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों वो ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी तो ऊर्जा की मात्रा भी ज्यादा होगी। तो उनमें ऊर्जा की मात्रा क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, इसलिए वो बिल्कुल चुपचाप नहीं रहते हैं ना, तो इसलिए उनको उनकी शरीर की विकास के लिए उनको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए आरबीसी की संख्या भी उसके अंदर क्या होती है दोस्तों, ज्यादा होती है, लगभग 68 से 70 लाख के आसपास होती है। एमबीबी का मतलब न्यू बोर्न बेबी है ना, नवजात शिशु। और अगर आरबीसी की संख्या पता करना तो कौन सा मीटर आता है दोस्तों, ये डॉक्टर लोग किससे चेक करते हैं, हीमोसाइटोमीटर से ये चेक करते हैं। आगे बात समझ में। अब इसके बाद में आरबीसी का बढ़ना दोस्तों, दो शब्द याद रखना मेरे दिमाग से, है ना, इधर देखो। आरबीसी का कोई भी साइटोसिस अगर कहीं लिखा जाए, साइटोसिस, येलोसाइटोसिस, और एक जो आ जाए पीनिया, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अगर साइटोसिस लिखा हुआ जाए इसका मतलब संख्या का क्या होना, बढ़ना, इंक्रीज होना। और पीनिया का मतलब क्या हो गया दोस्तों, डिक्रीज होना, यानी उसकी संख्या कम हो गई तो उसको कहेंगे पीछे लग जाएगा पीनिया। और बढ़ना क्या कहलाता है, साइटोसिस। जैसे यहां लिखा मैंने आरबीसी का बढ़ना इरिथ्रोसाइटोसिस, या इसका दूसरा नाम है दोस्तों पोलीसाइथीमिया, और दोनों ही नाम सही है दोस्तों। और जहां पर देखो पहाड़ी क्षेत्र या ऊंचाई पर जैसे जैसे अपन जाते हैं ना, आरबीसी की संख्या आपकी बढ़ती जाती है। इसलिए आप पहाड़ी क्षेत्रों में देखते होंगे उनके गाल पर थोड़ी लाली माई रहती है ना, जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, उधर के लोगों के गाल कैसे होते हैं, लाल लाल होते हैं थोड़े से। रीजन क्या दोस्तों, उनमें आरबीसी की संख्या ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हो ना दोस्तों, तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है दोस्तों। किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की। अब जब ऑक्सीजन की कमी होगी दोस्तों तो उनका शरीर बिल्कुल कम हो जाएगा, क्योंकि ऊर्जा, ऑक्सीजन बराबर आप समझ सकते हो ऊर्जा, है ना। तो अब उनको ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता रहेगी, तो उसमें आरबीसी की संख्या नेचुरली क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे आप दोस्तों, तो वहां पर आरबीसी की संख्या भी बढ़ जाएगी। और उस चीज को क्या कहते हैं, पोलीसाइथीमिया या इरिथ्रोसाइटोसिस। ये कौन सी होती है दोस्तों, पहाड़ी क्षेत्रों में ये, या ऊंचाई के स्थानों पर ये चीजें होती है। आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है, इरिथ्रोपीनिया, लगा दो पीछे, इरिथ्रोसाइटोपीनिया। और जब आरबीसी की कम हो जाती है तो यानी रक्त की मात्रा भी कम हो जाएगी दोस्तों। तो रक्त की मात्रा कम होना, आरबीसी का कम होना क्या कहलाता है दोस्तों, आपको एनीमिया रोग भी ये कहते हैं अपन इसको। अब जीवन काल की बात करते हैं, 120 दिन में बता दिया। और आकार का बढ़ना, कभी कभी आरबीसी बढ़ जाती है दोस्तों, मैक्रोसाइट कहते हैं इनको। क्या बोलते हैं इसको, मैक्रोसाइट, है ना। आगे बात समझ में। अब यहां बात करते हैं, देखो आरबीसी का जो निर्माण होता है दोस्तों, वो जो आरबीसी का निर्माण है वो किसमें होता है, रेड बोन मेरो, है ना, लाल अस्थि मज्जा जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, लाल अस्थि मज्जा। यानी आपको मैंने बताया था दोस्तों, देखो यहां मैं इसको मिटा रहा हूं, आपको मैंने बताया था ये जो हड्डी है इस प्रकार की आपकी, ये इस प्रकार की मान लो आपकी हड्डी है, और हड्डी में ये बीच में इस प्रकार से रहता है ना। तो ये जितनी भी लंबी हड्डियां होती हैं दोस्तों, तो इनके टॉप पार्ट्स, यहाँ टॉप पार्ट में तो क्या बनता है, रेड बोन मेरो, ये रेड बोन मेरो। और बीच में क्या बनता है, हाँ पीली, हाँ येलो बोन मेरो, है ना, येलो बोन मेरो यहाँ पर। अब येलो बोन मेरो किससे संबंधित है दोस्तों, ये वसा से संबंधित है। किससे संबंधित है ये दोस्तों, वसा से। और रेड बोन मेरो से ही आपके किसका निर्माण होगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अर्थात डब्ल्यूबीसी का निर्माण आपकी लसिकाओं के अंदर भी होता है दोस्तों, है ना। तो यार रेड बोन मेरो की बात करते हैं, किससे, लाल लंबी अस्थियां, जैसे आपकी ह्यूमरस है, आपकी फसलियां है ना, ह्यूमरस है, फसलियां, फीमर है, इन सब लंबी अस्थियों के टॉप पार्ट्स में क्या होता है, रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा। तो लाल अस्थि मज्जा में आपको मैंने शुरू में जिस दिन बताया भी था कि आरबीसी जो होती है वो आपके लाल अस्थि मज्जा से बनती है, लेकिन
आपके जब मान लो आप भ्रूण अवस्था में हो, बचपन में हो, अब आपके छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां आपने देखी होगी मुलायम मुलायम होती है, तो आप गर्भ के अंदर कैसे सोच सकते होंगे ढंग से, अगर मान लो वहां पे हड्डियां बन रही होगी, बोन मेरो अच्छी बन रही होगी, तो वहां पर ब्लड का निर्माण या आरबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा था दोस्तों, लीवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर हो रहा था। मैंने आपको वहां पर डिटेल से लिखाया था। अब ये लाल अस्थि मज्जा जो है, अब अगर बात करते अपन बात करें केंद्रक, है ना, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन लाल अस्थि मज्जा जो होती है मायोब्लास्ट सेल, इस लाल अस्थि मज्जा में क्यों होती है दोस्तों, मायोब्लास्ट सेल, ये स्टेज है दोस्तों, फिर ये प्री इरिथ्रोब्लास्ट सेल में चेंज होती है, फिर ये इरिथ्रोब्लास्ट चेंज में, और फिर नॉर्मोब्लास्ट। देखो यहां तक मायोब्लास्ट इस सेल और प्री इरिथ्रोब्लास्ट में चेंज होगी, फिर इरिथ्रोब्लास्ट में चेंज होगी और नॉर्मोब्लास्ट चेंज में होगी, है ना। तो इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर आरबीसी में यहाँ पर केंद्रक उपस्थित होता है। एक दो बार एग्जामों में ना सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा गया डापा चूक हो गया आदमी, हाँ बिल्कुल हवा भी नहीं लगी, कहीं पूछो कि वहां पूछा है कि निम्न में से किसके अंदर आरबीसी के अंदर हाँ केंद्रक पाया जाता है या नहीं, सॉरी नहीं पाया जाता है, तो ये स्टेज दे दी और रेटिकुलोसाइट दे दिया, वहां पर दिया ही नहीं दोस्तों आरबीसी इस प्रकार से। तो जहां पर आरबीसी नॉर्मोब्लास्ट तक है, इस स्टेज तक यहां पर आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक उपस्थित। ये स्टेज है दोस्तों ना कि आरबीसी में सबसे पहले मायोब्लास्ट सेल बनी, फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनी, फिर इरिथ्रोब्लास्ट बनी, फिर नॉर्मोब्लास्ट बनी, यहां तक आरबीसी में क्या पाया जाएगा दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में यहां पर रेटिकुलोसाइट, ये बड़ा ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, जब आरबीसी की कौन सी स्टेज आती है, कौन सी स्टेज आती है, रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट बिल्कुल 2-3 बार बोल दी ना, रेटिकुलोसाइट में जाकर यहां पर केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है दोस्तों, यहां पर केंद्रक गायब हो जाता है। फिर रेटिकुलोसाइट किसमें चेंज हो जाता है, इरिथ्रोसाइट, जिस इरिथ्रोसाइट को आपने क्या कहा है, आरबीसी। आगे बात समझे, इस प्रकार से आरबीसी का निर्माण होता है। फिर आरबीसी के जो निर्माण में सहायक कौन से, देखो इसमें लोह तत्व पाया जाता है, सीधी सी बात है, लोह तत्व पाया जाएगा, तो यानी आयरन की जितनी भी आप सब्जियां खाओ दोस्तों, है ना, ये आयरन से जो भी आयरन की गोलियां खाओ, आयरन की सब्जियां खाओ, आयरन पालक वगैरह खाओ, इनसे सबसे आपके है ना गुड़ और काजू याद रखना, कभी कभी ये कभी लिख लेना इधर, गुड़ और काजू, इनसे भी क्या हो दोस्तों, ब्लड का निर्माण होता है, लोहा तत्व इनमें खूब अच्छा होता है गुड़ और काजू के अंदर भी, अगर ये खाओगे तो आप में ब्लड की मात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा फोलिक एसिड है ना, महिलाएं जो प्रेग्नेंट होती है ना, तो उनको फोलिक एसिड दिया जाता है ताकि बच्चे में खून की कमी नहीं हो। आयरन की गोलियां आती है, आयरन वगैरह होता है, B12 है ना, B12 है, साइनोकोल्बामिन, आजकल बहुत सारी कमी हो रही है B12 से, और B6 है, राइबोफ्लाविन है ना, ये सब क्या है दोस्तों, आपके आरबीसी निर्माण में सहायक है। और इधर बात करूं इरिथ्रोपोएसिस, आरबीसी का बनना बिल्कुल बता रखा, जहां पोएसिस आ जाए वो बनना है ना। और यहाँ पर एक टर्म है दोस्तों एग्जाम में पूछी गई थी कि आरबीसी जो होती है ना दोस्तों, आरबीसी क्या होती है, बिल्कुल एक सीध में रहती है दोस्तों, ये आपकी नलिया मान लो धमनी है ना, इस धमनी में इस प्रकार से ये आरबीसी है, ये आरबीसी। कई बार क्या होता है दोस्तों, ये आरबीसी इस प्रकार से एक के ऊपर एक जमा होती है दोस्तों, जैसे सिक्के जमा होते हैं दोस्तों, इस प्रकार से आरबीसी एक के ऊपर एक जमा हो जाती है। तो एक के ऊपर ये समूह में व्यवस्थित होना ही क्या कहलाता है, रोलियोक्स कहलाता है, रोलियोक्स क्या कहलाता है दोस्तों, रोलियोक्स है ना, रोलेक्स की घड़ी आती है वो नहीं है दोस्तों, रोलियोक्स, उससे नाम याद कर सकते हो। सिक्के आरबीसी जो होती है उसकी अवतल जो संरचना होती है वो एक के ऊपर एक सिक्के के ढेर के समान रचना बना लेती है, इसको क्या कहते हैं, रोलियोक्स। अब इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों हीमोग्लोबिन के बारे में, आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है, और हीमोग्लोबिन इसके बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसको छापो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक्स तो दो, कमेंट्स में लिख दो जय श्री राम। देखो दोस्तों, आरबीसी के बारे में अपने सामान्य जानकारी ले ली थी, अब बता रहे हैं आरबीसी की संरचना किस प्रकार की होती है। आरबीसी की संरचना, जैसे आप कोई भी कोशिका होती है, आप देखते हो कि ये मान लो कोशिका है इस प्रकार से, तो कोशिका में आउटर पार्ट क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली, है ना, और इसके बीच में होता है ये थोड़ा सा, ये इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा अवतल बना सकते हो, है ना, इस प्रकार से। इसके अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ जो भी है, अब इसके अंदर जो भी होगा उसे क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। क्या कहेंगे, कोशिका का द्रव। कोई भी कोशिका, आरबीसी भी एक प्रकार की कोशिका, तो इसमें कोशिका द्रव होगा। अब इस कोशिका द्रव में दोस्तों क्या होगा, अभी जो कोशिका द्रव है इसकी जो ऊपर की जो झिल्ली होगी, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको किस नाम से जानेंगे, डोनल्स मेम्ब्रेन, है ना, यानी इसकी जो झिल्ली है इसको किस नाम से जानेंगे अपन, डोनल्स मेम्ब्रेन से जानेंगे। कभी कोई पूछ लिया जाता है, याद रख लेना आप। अब इसी की झिल्ली पर, ये बड़ी जोरदार चीज है दोस्तों आपको, क्योंकि आपके अंदर जो इसमें टॉपिक है वो है आपके रक्त समूह। तो रक्त समूह में क्या होगा, आपने पढ़ा है प्लाज्मा, एक तो पढ़ा है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और एक आप पढ़ रहे हो आपकी आरबीसी। अब इस प्लाज्मा में क्या पाया गया था, एंटीबॉडी। क्या पाया गया था दोस्तों, एंटीबॉडी। और यहाँ जो आरबीसी है, यहाँ क्या पाया जाएगा, एंटीजन।
अब एंटीजन और एंटीबॉडी, आगे बात समझे, ये क्रिया होगी वहां ढंग से पढ़ेंगे, तो ये भी इस शब्द को समझ लो यहाँ पर, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो एंटीजन और एंटीबॉडी से ही आपके रक्त समूह का निर्धारण होता है। अगर मान लो एंटीजन, देखो यहाँ कितने प्रकार के होंगे, एक एंटीजन ए होगा, एक एंटीजन बी होगा, एक एंटीजन ए बी होगा, और एक एंटीजन क्या होगा दोस्तों, ओ, अच्छा ओ है ना, एंटीजन तो पाया नहीं जाएगा ओ में। चलो अगर एंटीजन अगर मान लो ए है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा दोस्तों, ए, और एंटीजन बी है तो क्या होगा ब्लड ग्रुप बी, और एंटीजन अगर ए और बी दोनों ही उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, ए बी, है ना। और इसके बाद में यदि एंटीजन उसमें नहीं पाया गया, एंटीजन अनुपस्थित है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा दोस्तों, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगली बात समझ में। अगर तो अब दूसरी बात, एक पढ़ते हैं अपन कि जैसे मान लो ए पढ़ा तो ए में भी दो होगा, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, ये आरएच फैक्टर है। आरएच फैक्टर रिसस बंदर, जो लाल मुंडा का बांद्रा होना दोस्त, लाल मुंडा का बांद्रा वहां रिसस बंदर की है ना, वहां में खोजोगे वहां की आरबीसी के अंदर, यहाँ कखई पाओगे एक और ये भी एंटीजन ही है दोस्तों, आरएच फैक्टर ये भी क्या एंटीजन ही है ना। तो ये आरएच फैक्टर और पाया गया दोस्तों, है ना। तो प्लस और माइनस करके बताते हैं, जिसमें आरएच फैक्टर उपस्थित है वो प्लस है, पॉजिटिव है, और जिसमें नहीं है वो नेगेटिव है। तो ये मान लो आरबीसी है दोस्तों, इस आरबीसी में अगर मान लो ए इस प्रकार की अगर संरचना में एंटीजन है ना दोस्तों, ये ए टाइप का, तो इसे क्या कह देंगे आपको ब्लड ग्रुप, ये ए कह देंगे, भाई ए एंटीजन है दोस्तों ना, ये ध्यान रखना सेफ। और अगर मान लो कई इस प्रकार से अगर थोड़ा सा इस प्रकार से गोल गोल है दोस्तों, ये बी, ये इसमें बी नामक एंटीजन इस प्रकार के स्ट्रक्चर में होगा दोस्तों, यू बी, है ना। वहां पे ध्यान रखना, मैं बताऊंगा और अच्छी तरीके से आपको एंटीजन और एंटीबॉडी क्रिया। और अगर मान लो दोनों ही है तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये और ये इस प्रकार से ए और बी इस प्रकार से संरचना बनाते हैं। ये थोड़ा सा इस प्रकार बिल्कुल स्पाइक नहीं होगा, थोड़ा सा आप करने का मतलब ऊपर थोड़ा सा ब्लड तीखा सा होगा, ब्लड बोटा नहीं कह सकते, तीखा सा ऊपर से ये आपका न्यूक्ली शेप के अंदर ये पाया जाएगा, और ये थोड़ी सी राउंड शेप में पाया जाएगा, ये बी है ना। और दोनों ही पाए जा रहे हैं तो ये ए बी, और अगर नहीं पाए जा रहे सपासट है बिल्कुल काम, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। और अगर मान लो अगर आरएच फैक्टर ये थोड़ा सा चौकोर दृष्टि से बताते दोस्तों आप इसको। अगर आपको जैसे ब्लड होता है ना दोस्तों, तो अगर आपने ब्लड अगर मान लो उस ब्लड लिया आपने, ब्लड रखा और उस स्लाइड पे ब्लड रखा, और ब्लड को थोड़ा सा आप फैला दो, थोड़ा सा अंगुली से, तो पतला हो जाएगा, फैल जाएगा, और उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना दोस्तों, तो इस प्रकार की आपको आकृति दिखेगी। अगर मान लो इस प्रकार की आकृति दिखेगी तो आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसकी ऐसी इस प्रकार की आकृति दिखी तो ब्लड ग्रुप बी है। और अगर मान लो दोनों ही दिखे तो ब्लड ग्रुप कौन सा दोस्तों, ए बी है। और अगर मान लो नहीं दिखा, अगर दोनों ही नहीं दिखे, है ना, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और आरएच फैक्टर के लिए बात करते दोस्तों, अगर इस प्रकार की चौकोर शेप है ना, ये चौकोर शेप, ये दोस्तों इस प्रकार की चौकोर शेप, ये चौकोर शेप होगी ना, तो ये आपके आरएच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये चौकोर शेप नहीं होगी तो आरएच नेगेटिव हो जाएगा। अगली बात समझ में, ये हुआ एंटीजन। तो इस प्रकार से अगर बात करते हैं अपन आगे की बात आरएच फैक्टर किस पे उपस्थित होगा, आपकी आरबीसी पर। और एंटीबॉडी कहां उपस्थित होगा दोस्तों, आपके प्लाज्मा में। अब इसके संगठन में अभी मैंने बताया आपका जो हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जिसे HB कहते हैं ना, वो 25 से 30% होता है, बहुत अधिक मात्रा में होता है। और एक एंजाइम्स का नाम याद रखना, याद रख लो तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो आपके लेब असिस्टेंट वाले जो भाई है ना, वो तो बिल्कुल घोट के पी जाना ऐसी चीजों को, ये काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, है ना। थोड़ी साइंस और ज्यादा डीपली होती है उसके अंदर। और आजकल मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैंने पहले दिन ही बोला है, चाहे पटवारी का पेपर ले लो, ग्राम सेवक का, अगर जिसमें भी साइंस आ रही हो, सीईटी का पेपर ले लो साला, उसमें लिखा हुआ बोले 10वीं तक की साइंस पढ़ लो, ये पढ़ लो, कुछ नहीं होता दोस्तों उससे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके डापा चूक हो जाओ, अच्छा मार्ट साहब भी हाल जाओ, नरपा रशियन का क्वेश्चन आ जाओ दोस्तों, ना। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाए। अब इसके बारे में अभी मैंने बताया आपको कि भाई इसके अंदर कोई भी कोशिकांग तो उपस्थित है नहीं, सभी कोशिकांग इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, जैसे केंद्रक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एवाईवी श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस ही होकर रह जाएगा, वहां पर मतलब अनोक्सी श्वसन हो जाएगा, एवाईवी श्वसन मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होगी। लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम क्या करता है कि जो मर जाती कोशिका है उसको खाती है और उसको वहां पर सड़ने से बचाती है। तो अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, आरबीसी कहाँ जाएगी, प्लीहा के पास। ला भाई हमारे को तो यही जला दे साले, है ना, इसको उठा के लेके जाते, प्लीहा पकड़ के ले जाती है। ये बिल्कुल बहुत सारे हाँ, ये क्या समाज सेवी है प्लीहा ना, तो बिल्कुल इसका कोई नहीं है आरबीसी का साला का, तो चलो हम ले जाते हैं इसको, पकड़ के ले जाके वहां बढ़िया से आराम से जलाते हैं। जहाँ जलाते हैं उसको कहते हैं शमशान, ग्रेवयार्ड। तो इसलिए इसको कह देते हैं अपन आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। किसे कहेंगे, प्लीहा को। और प्लीहा का एक नाम और दोस्तों, प्लीहा में हमेशा क्या होता है दोस्तों, 200 ml ब्लड हमेशा संग्रह रहता है उसके अंदर, प्लीहा के अंदर, इसलिए इसको ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी इसको प्लीहा को कहते हैं। ये इस प्रकार से आरबीसी की सामान्य बात हुई। अब इसमें पार्ट रह रहा है हीमोग्लोबिन। और अगर अपन बात करेंगे अपघटन की, कि आरबीसी का अपघटन कैसे होता है, आरबीसी कह लो चाहे हीमोग्लोबिन कह लो, कोई भी कह लो, वैसे मैंने बता दिया आपको कि आरबीसी जो होगी दोस्तों, आरबीसी के अंदर होता क्या, देखो ये आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में क्या है, हिम है
और ग्लोबिन है, ये लो हिम और ग्लोबिन। देखो ये जो हिम है ना दोस्त, ये आपके शरीर में नहीं बनता, ये आपकी बॉडी में क्या होता है, ये बॉडी में नहीं बनेगा दोस्तों। आपकी हिम जो होता है वो आपके ये वर्णक है ना, हिम एक प्रकार का क्या है, वर्णक है, बॉडी में नहीं बनता, बाहर से इसको लेना पड़ता है, कुछ खान पीन वगैरह से, सब्जियों वगैरह से बाहर से आपको ये मिलेगा। अभी सब जानते हो आपके लोहा कहाँ से मिलेगा। ग्लोबिन जो प्रोटीन है दोस्तों, ग्लोबिन जो प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन एक प्रकार की प्रोटीन है दोस्तों, है ना, इसमें काफी सारे एमिनो अम्ल होते हैं दोस्तों। अभी पढ़ेंगे आपके 141 146 प्रकार से भी ढंग से इसकी स्ट्रक्चर बता दूंगा मैं आपको। तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है ये बनता कहाँ दोस्तों, लीवर में। एक बात मेरी ध्यान से देना, अगर आपको कई चीजें होती है ना दोस्तों कि ये कहाँ बनता है, ये कहाँ बनता है, जैसे आपने प्लाज्मा में पढ़ा दोस्तों, प्लाज्मा में क्या पढ़ा, फाइब्रिनोजन है ना, फाइब्रिनोजन पढ़ा, प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा, ये कहाँ बनते हैं, ये सब लीवर में बनते हैं दोस्तों ना। लीवर आपके रासायनिक निर्माण की फैक्ट्री है, याद रख लेना, लीवर को रासायनिक निर्माण की फैक्ट्री कहते हैं, जो सब कुछ जहां बनता है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई यूरिन जो बनेगा वो तो आपकी किससे बन रहा है, किडनी में बन रहा है, लेकिन यूरिन जो बन रहा है, अपन बाहर जो यूरिन को त्याग रहे हैं, वो किसके का वास्तव में है क्या त्यागने का, यूरिया, उसके अंदर है क्या, यूरिया। तो यूरिया बनता कहाँ, वो बनता है आपके लीवर में। आगे बात समझ, जितनी भी चीजें आपकी यहाँ पे फाइब्रिनोजन है ना, जो भी प्रोटीन है, फाइब्रिनोजन है आपका, प्रोथ्रोम्बिन है, ये सब के सब आपके कहाँ बनते हैं दोस्तों, लीवर में बनते हैं, जो प्लाज्मा मैंने बताया था। और यहाँ पर भी देख लो, जो भी है वो सारे जो जितने भी रसायन है ना, अगर कहीं याद नहीं आवे ना आपको, तो ये समझ लेना कि लीवर में बन रहा है अपने का, और कहीं नहीं बन रहा है। तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है वो भी कहाँ बन रहा है आपका दोस्तों, लीवर के अंदर, यकृत के अंदर आपका बन रहा है। आगे बात समझ में, अब ये चीज समझ में आ गई आपको, आरबीसी। अब इसके अंदर, अब ये जो आरबीसी है वो हीमोग्लोबिन है। अब अगर मान लो क्या होगा, 120 दिन इसका जीवन काल होता है दोस्तों, 120 दिन। अभी 120 दिन होगा, 120 दिन बाद क्या होगा, चलो मर जाएगी, मर जाएगी तो क्या होगा, या मर जाएगी तो क्या होगा, आपको बताया कि कौन ले जाएगा इसको, प्लीहा स्प्लीन उठा के ले जाएगी और अपने वहां पर इसको जलाएगी। पर जलाएगी होगा क्या, ये जो हिम है दोस्तों, ये जो इसमें, क्योंकि आरबीसी में वास्तव में है क्या, यही है। अब जो हिम है, वो हिम के अंदर आयरन है, वो कहाँ चला जाता है, आपके लीवर में चला जाता है। अब ये ग्लोबिन प्रोटीन है, ये अमीनो अम्लों में टूटता है, अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल वापस किसमें, नाइट्रोजन कार्बन, इस प्रकार से टूटता है दोस्तों। और इनसे दो वर्णक बनते हैं, बिलुरुबिन, बिलू है ना, बिलुरुबिन और बिलू वर्डिन, ये दो वर्णक बनते हैं दोस्तों, बिलू वर्डिन, ये दो वर्णक बनते हैं। ये जो दो वर्णक बनते हैं ये कहाँ चले जाते हैं आपके, ये पित्त वर्णक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, पित्त वर्णक, ये लो साहब लिख दिया मैंने, पित्त वर्णक, पित्त वर्णक है ना दोस्तों। पित्त वर्णक जब कभी हम पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो मेरे को एक दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि भविष्य में अगर कहीं ये जो लाइन है ना, ये लाइन बदलने वाली, क्या क्या, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। वास्तव में जो कब्रिस्तान होगा दोस्तों, ये लीवर माना जाएगा अंतिम रूप से। ये वास्तव में जो ब्लड यानी आरबीसी जो है, ये जाके कहां पर नष्ट हो रही है, वास्तव में लीवर के अंदर नष्ट हो रही है, वास्तव में कहीं जाके आ गया, है ना। हो सकता है आगे आने वाले समय में लाइन चेंज दे रहे हैं, लीवर आ जाए, पर अभी तक प्लिया ही, अपन प्लिया ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो प्लिया होती है, इसको किससे बदल देती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, और फिर कहाँ चले जाता है, ये यकृत के अंदर। और ये क्या है, पित्त वर्णक है दोस्तों, पित्ताशय के अंदर ये चीज क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है ना। ये तो चला जाता है आपका, हिम कहाँ चला जाता है, लीवर के अंदर, और लीवर के नीचे छोटी सी थैली होती है पित्ताशय, उसका पित्त वर्णक है दोस्तों, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। अब ये क्या, ये सारे क्या करते हैं, आपकी जो वसा होती है ना, वसा को तोड़ने के काम में आती है ना। जो वसाओं को तोड़ के वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में जो चेंज होता है, आपने पढ़ा है पाचन के अंदर, तो वो चेंज करने का काम यही आपके पित्त वर्णक ही करते हैं। अब इसके बाद में कभी कभी आपके संक्रमण हो जाता है दोस्तों, है ना, कभी रोग, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, संक्रमण हो जाते हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आरबीसी उसमें क्या आ जाती है, ज्यादा मात्रा में मरने लग जाती है, टूटने लग जाती है। जब ये आरबीसी टूटेगी या हीमोग्लोबिन टूटेगा, तो फाइनली रूप से क्या बनेगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, दो वर्णक पित्त वर्णक बनते हैं। अब ये पित्त वर्णक ज्यादा बनेंगे तो आपके यूरिया के साथ में ये चले जाएंगे, है ना। तो यूरिया जो कि बन रहा है लीवर में, और ये भी कहा है लीवर में, पित्त वर्णक, ये जो पित्त वर्णक है और ये यूरिया है, ये क्या, किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, यूरोक्रोम का। किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, यूरोक्रोम। ये यूरोक्रोम किसमें, अब यूरिया के साथ यूरोक्रोम कहाँ जाएगा, आपके मूत्र में चला जाएगा। तो मूत्र आपका कैसा आ जाएगा, बहुत ज्यादा पीले रंग का मूत्र आने लग जाएगा, और आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बिलिवर्डिन ब्लड के साथ में फ्लो होने लग जाएगा। तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा दोस्तों, पीलिया रोग हो जाएगा। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों, पीलिया रोग हो जाता है। अब एक बात बताओ, इतनी डिटेल से आपने यूट्यूब पे कई क्लास देखी है क्या इतने रक्त की, तो एक बार अगर मान लो आपको मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक ठोको यार, और इसको शेयर करो बढ़िया ढंग से, मार साहब को थोड़ा सा फेमस करो। इस प्रकार से आपका क्या होता है दोस्तों, ये पूरा आरबीसी। अब मैं बता रहा हूं दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे की ओर चलते हैं, अपन डिटेल से लिखा देते हैं इसकी।
अब देखो दोस्तों, अब बात करें अपन हीमोग्लोबिन की। किसकी बात करें दोस्तों? हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन को अपन शॉर्ट में कहते हैं HB, है ना, हीमोग्लोबिन। अब यहां पर बात करें तो एक हीमोग्लोबिन में क्या होता है दोस्तों, भी बताया आपको। इसमें क्या होता है, एक हिम होता है आपके, इसमें क्या होता है, एक हिम और एक ग्लोबिन होता है। अभी मैंने बताया है, जो हिम होता है आपकी बॉडी में नहीं बनता दोस्तों, ये कहां से प्राप्त होता है, आपको भोजन से प्राप्त होगा। और ग्लोबिन जो होता है वो कि आपके लीवर में बनता है। हिम के अंदर क्या होता है आपका दोस्तों, लौह धातु होती है, और भी किस रूप में होती है, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था होती है, +2, ये याद रखना ध्यान से, है ना। अब इसके बाद एक हीमोग्लोबिन, उसमें क्या होता है, 4 हिम, है ना, 4 हिम और एक ग्लोबिन वर्णक, सॉरी ग्लोबिन प्रोटीन। ये तो हिम तो क्या है यहाँ पर वर्णक है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। ठीक है, ठीक। अब ये ग्लोबिन में क्या होती है दोस्तों, 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, 2 तो अल्फा होती है, 2 बीटा होती है। जैसे मैंने यहाँ बना दिया एक साधारण रूप से, एक HB है, इसमें ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में ये 2 अल्फा और 2 बीटा होती है दोस्तों। अब ये 2 अल्फा बीटा होती है। अब यहाँ लिखा मैंने, एक हीमोग्लोबिन जो होता है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु का क्या करता है दोस्तों, परिवहन करता है। विशेष अपना हीमोग्लोबिन का काम ही क्या है, ऑक्सीजन को, क्या ब्लड को लाल बनाना है क्या, नहीं है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन टच होती है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है प्रत्येक कोशिका के, और माइटोकॉन्ड्रिया में ब्लड के माध्यम से ही ग्लूकोज पहुंचाया जाता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो वास्तव में जो इसका कार्य है दोस्तों, वो क्या कार्य है, यहाँ पर एक श्वसनीय वर्णक, और मैंने यहाँ पर कार्य भी लिख दिया है दोस्तों। देखो यहाँ लिखा मैंने कहीं पर, ये किसका, हाँ देखो यहाँ मैंने लिख दिया, कार्य ऑक्सीजन का परिवहन, ये याद कर लेना दोस्तों। वैसे सामान्य आपको इतनी बार बोल दिया तो याद भी हो गया होगा। अब यह बात करते हैं कि एक हीमोग्लोबिन, ये पूछ लिया था ना दोस्तों, कितने ऑक्सीजन परमाणु का, या 4 O2 का, मतलब कोई और चीज मत समझना। O2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन परमाणुओं का परिवहन करता है। यानी 4, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन परमाणु को ले जाएगा कोशिकाओं तक, 4 को। आगे बात समझ में, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है ग्लोबिन में, 2 अल्फा और 2 क्या होती है, बीटा होती है दोस्तों। और अब यहाँ पर देखना, अब इसमें कई रोग हो जाता है, एक रोग होता है थैलीसीमिया रोग। कौन सा रोग होता है, थैलीसीमिया। थैलीसीमिया वास्तव में गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। जब 11वीं जोड़ी, यहाँ लिखा तो दोस्तों मैंने, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ध्यान से समझ लेना, ये कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसी चीजें। 11वीं जोड़ी गुणसूत्र में जब परिवर्तन आ जाता है दोस्तों, 11वीं जोड़ी गुणसूत्रों में, तो इन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में भी क्या आ जाता है दोस्तों, परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। इनमें क्या होता है कि अमीनो अम्ल होते हैं दोस्तों, अमीनो अम्ल होते हैं। वो अमीनो अम्ल जैसे मान लो इसमें 141 होंगे, और इसमें अमीनो अम्ल है ना, AA में लिखा, और इसमें 146, फिर इसमें 146 और इसमें 146। इन श्रृंखलाओं में, इन अमीनो अम्लों में परिवर्तन आ जाता है दोस्तों। तो इन जैसे ही श्रृंखलाओं में परिवर्तन आएगा, वो क्या हो जाएगा, कौन सा रोग कहलाएगा दोस्तों, थैलीसीमिया रोग कहलाएगा। अब जैसे मान लो कहीं पर भी अल्फा चेन गायब हो गई, है ना, अल्फा चेन गायब हो गई इस प्रकार से, तो अल्फा थैलीसीमिया हो जाएगा। और यहाँ पर मान लो बीटा चेन गायब हो गई तो बीटा थैलीसीमिया रोग हो जाएगा। आगे बात समझ, थैलीसीमिया रोग। और एक 11वीं जोड़ी गुणसूत्र का याद रखना दोस्तों, और मैं पढ़ाऊंगा आपको, ट्राइसोमी पढ़ाऊंगा, जब अपन रोग पढ़ेंगे ना ढंग से, सारे रोग पढ़ा दूंगा वहां पे। अभी ये जो आपका सिकल सेल एनीमिया वगैरह सब पढ़ा देंगे अपन ढंग से, बिल्कुल की तरह, है ना। अब हीमोग्लोबिन के बारे में और क्या दोस्तों, इसकी संख्या पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। देखो मेल के अंदर जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 15 से 17 ग्राम पर 100 ml ब्लड, है ना। और इसके बारे में फीमेल के अंदर थोड़ी ब्लड भी कम होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा दोस्तों, 1314 ग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर होगा। और इस प्रकार से अगर नवजात शिशु की बात करें तो उसमें तो वो ढंग से अच्छा 24-25 तक चला जाता है। अब अच्छा, और दूसरी चीज, जैसे आणविक भार कोई पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी याद रखना, 68,000, एक हीमोग्लोबिन का आणविक भार 68,000 होता है। अब यहाँ ध्यान रखना, अब यहाँ काम क्या है, परिवहन का कार्य, और परिवहन किसका कर रहे हैं, ऑक्सीजन का। और क्या ऑक्सीजन का ही परिवहन करता है, नहीं साहब, होता क्या, देखो नाकों से आपने श्वास ले ली नाकों से। अब जैसे ही नाकों से श्वास ली, आपकी यहाँ पर फेफड़ों में चली गई वायु, और फेफड़ों के चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल है दोस्तों, जिसमें ब्लड है, और रक्त केशिकाओं के जाल में विसरण क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ दी जाती है, और ब्लड में हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जुड़ती है तो बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बढ़िया से तरीके से ये बहुत अच्छा परिवहन करता है दोस्तों ना। और ये जो अच्छा परिवहन करता है तो प्रत्येक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक ये ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है। और अब आप ध्यान है आपको कि ये जो क्रिया है दोस्तों, ये जो क्रिया होती क्या है, इसकी समीकरण आपको पता है। ये जो ग्लूकोज है जिसका सूत्र C6H12O6, अब ये पहुंचा दिया, ग्लूकोज है, भोजन के माध्यम से इनको तोड़ा और ये ग्लूकोज के रूप में प्रत्येक बॉडी तक पहुंच गया। और ऑक्सीजन अभी आपने पहुंचाई दी, ऑक्सीजन पहुंचती तो किसका निर्माण करता है दोस्तों, CO2 + H2O, और किसका निर्माण करता है, एनर्जी यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा अपने काम में आ गई, लेकिन एक डाकण और बन गई है CO2 नाम के डाकण में बाहर निकाल को जरूरी, क्योंकि आपड़ा ही काम की कौन है, आपड़े नुकसान के। आगे बात समझ में,
तो ये CO2 जो होती है दोस्तों, ये जो CO2 बनती है, ये डाकण ने मारना खाड़नी, तो ये डाकण भी खटा खटा जुड़ी या हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रही, वापस आपका फेफड़ा में छोड़ी जाओ और फेफड़ा नाक के माध्यम में बाहर निकाल दी जावे कौन, CO2। आगे बात समझ में। अब देखो अब होता क्या है कि हीमोग्लोबिन के साथ यहाँ पर आपकी ऑक्सीजन भी जुड़ेगी और CO2 भी जुड़ेगी। तो नाम क्या दोस्तों, जब ऑक्सीजन के साथ में, लिख दिया मैंने, देखो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, या अलग से और लिख देता हूं, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन अगर जुड़ती है तो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों। क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अभी आपने देखा कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसमें जो Fe2 है ना, हीमोग्लोबिन के अंदर ये जो फेरिक था, फिर जो आयरन है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बनेगा, हीमोग्लोबिन यहाँ पर भी Fe2+ में ही है, लेकिन और यहाँ पर भी क्या होगा, Fe2+ में ही रहेगा दोस्तों, तो ये चेंज नहीं होता है। और इसी प्रकार से Hb+, अगर मान लो CO2 की बात करते हैं तो ये क्या बनेगा दोस्तों, मैंने यहाँ लिख दिया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनेगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इसके अंदर भी जो है ना ये Fe2+ भी Fe2+ में ही रहता है दोस्तों, है ना। इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन, है ना, और यहाँ पर भी Fe2 में ही है ना, तो कोई चेंज यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि सर्दियों के दिनों में जब आप पढ़ते हो तो आपको सर्दी लगती है, आप सोचते हो कि पूरे कमरे को अपन क्या कर दें, पैक कर दें, चारों तरफ आपने पैक कर दिया, हवा नहीं है। अब क्या करें साहब, एक सिगड़ी लाया साहब, कोयला डाल दिया उसके अंदर, है ना, कोयला डाल डूल पर जला दिया। आपको पता है कि जलने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है दोस्तों, ऑक्सीजन आवश्यक है। तो जब तक कमरे में ऑक्सीजन थी दोस्तों तो वो कोयला जलता रहा और उसके अंदर क्या बनती रही, CO2 बनती रही, है ना, CO2 चलो ठीक है बनती रही। लेकिन जब वहां कोयले में पूरे कमरे के अंदर ऑक्सीजन मान लो कम हो गई, जब ऑक्सीजन कम हो जाती है कोयला जल तो रहा दोस्तों, तो जलने के साथ में वह CO2 नहीं बनके कोई भी चीज जलेगी दोस्तों, कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता तो बनता है CO2, ये अपने इतनी नुकसानदायक नहीं है। लेकिन जब अपर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी ना दोस्तों तो वो CO2 की बजाय क्या बना देगा, CO बना देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक जहरीली गैस है दोस्तों। अगर वो सिगड़ी जला के आप सो गए ना तो सुबह सुबह अखबार में फोटो छपेगी कि एकता, हाँ जो भी आपका नाम है ना, हाँ राजू मोनू राकेश जो भी आपका नाम है दोस्तों ना, बुरा मत मानना, तो वो एकता हो जाएगा तुम बिल्कुल ही, अगर सुबह इस प्रकार सिगड़ी जला के बिल्कुल कमरे में पैक करके सो गए तो, है ना। आजकल गीजर में भी समस्या हो रही, गीजर भी जलता है, उसके अंदर LPG लगा लेते हैं बहुत सारे लोग, और LPG लगा लेते हैं, LPG से भी उसमें भी कार्बन है, कार्बन जलेगा। अब मान लो बाथरूम बंद कर दिया आपने, अब उसमें तो बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी वो पानी को गर्म कर रहा है, तो मान लो उसमें क्या होगा, अब वहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो गई, ऑक्सीजन कम होते क्या बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बनने की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गई, तो आप जैसे उसके अंदर हो तो आप एकदम से बेहोश हो जाओगे, बेहोश होकर गिर जाओगे। अब किसी को क्या पता कि नानने गया कहाँ गया, थोड़ी देर में आप राम नाम सत्य हो जाएगा आपको। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से पैक करके आपको कभी कोई चीज जला के कमरे के अंदर बैठे नहीं रहना दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा वहां पर, वरना आप समझ जाओगे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना दोस्तों, इसको भी क्या बोलेंगे अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनेगा ना H, तो उसको भी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही बोलेंगे, है ना। और इसमें भी क्या होगा दोस्तों, Fe जो होगा वो Fe2 अवस्था में ही रहेगा। लेकिन क्या होता है दोस्तों कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, मान लो ये Hb है ना, अभी आपने कहा कि 4 यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु जुड़ रहे हैं दोस्तों, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लो साहब ऑक्सीजन। अब क्या होता है कि जब ये कोशिकाओं में जाएगा और यहाँ पर जो CO2 बनी इसको लेके जानी है, तो ये चारों बिल्कुल क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा ही होता है, ये बंद बहुत आसानी से टूट जाते हैं, और इस पर क्या जुड़ जाएगी दोस्तों, CO2 जुड़ जाएगी। अब CO2 को कहाँ छोड़ना आपको, फेफड़ों, और फेफड़ों के माध्यम से बाहर निकल जाएगी, तो वापस ये भी बेचारे आराम से ये इससे क्या हो जाता है, इस बंद क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन साहब या बड़ी डाकड़, कशी डाकड़ साहब, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और राक्षस जो है साहब वो बहुत खतरनाक हो। अगर एक बार इस हीमोग्लोबिन के साथ CO जुड़ गया दोस्तों, ये हटता ही नहीं है, ये स्थायी बंद बना लेता है। क्या बंद बना लेता है दोस्तों, स्थायी बंद बना लेता है। और जैसे ये स्थायी बंद बनाएगा और इस प्रकार से आपके पूरे ब्लड की जो हीमोग्लोबिन होगी उसके साथ धीरे 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 कौन जुड़ जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगा दोस्तों, और ये हटेगा ही नहीं। तो अब ऑक्सीजन जुड़ने की जगह ही नहीं रही, तो प्रत्येक जगह पर ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो कोशिकाओं में जब ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं तो ऊर्जा का वहां पर ह्रास हो जाएगा, धीरे धीरे आपके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो ऊर्जा, सारी ऊर्जाओं से तो आपका हृदय चल रहा है, आपका लीवर चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, तो आपके सारे जो अंग हो गए वो धीरे धीरे मृत होने लगेंगे, और धीरे धीरे आप भी क्या हो जाओगे, राम नाम सत्य हो जाएगा आपका। तो इस बार समझ गए ना, तो ये बहुत ही स्थायी
प्रकार का क्या बनाता है, यहाँ पर बंद बनाता सीओ। आगे बात समझ में नहीं आई आपके सीओ की। अब एक और चीज देखो, कई बार क्या होता है, कई पानी फैक्ट्रियों के आसपास रहने वाले जो लोग हैं या कहीं जमीन में इस प्रकार के केमिकल होते हैं, उस पानी में क्या होता है, नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। या कई कई समुद्र होते हैं ना, उसमें भी नाइट्रेट की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है समुद्रों के आसपास। अब मान लो नाइट्रेट की मात्रा जहां पर भी ज्यादा दोस्तों, पानी पिया बेचारा, और पानी पिया तो नाइट्रेट, अब ये और खतरनाक स्थिति है दोस्तों। जैसे ही वो नाइट्रेट बॉडी में गया तो वो किससे जुड़ेगा, आपके हाँ एचबी से जुड़ेगा, और वो भी स्थायी बंध बनाएगा। और इसमें एक और खतरनाक क्रिया होती है दोस्तों, पहली बार यहाँ पर जो यहाँ तो बन रहा था कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीमोग्लोबिन, ये कौन सा हीमोग्लोबिन बना के देगा दोस्तों, मेथ हीमोग्लोबिन। बहुत सारे एग्जामों में अब नया प्रश्न ये आने लग गया दोस्तों। अब ये राम कहानी खत्म हो गई, ये पूछते पूछते एग्जामिनर थक गया बेचारा। अब पूछता है ये मेथ हीमोग्लोबिन और इसमें क्या पूछता है, मेथ हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन में आयरन था Fe+2 में, और मेथ हीमोग्लोबिन जब ये नाइट्रेट के साथ क्रिया कर रहा है ना दोस्तों, तो ये किसमें चेंज हो रहा है, Fe+3 अवस्था में चेंज हो जाता है दोस्तों, इससे ऑक्सीजन अवस्था बदल जाती है। और नाइट्रेट के कारण, क्योंकि ऑक्सीजन हम उसको मिल नहीं रही है, नाइट्रेट के कारण उसका शरीर कैसा पड़ने लग जाता है दोस्तों, नीला पड़ने लग जाता है। और नीले को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू, तो वो पूरा शरीर नीला पड़ के वो मर जाता है। और उसको कौन सा क्या बोलते हैं रोग, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको बोलते हैं। आगे बात समझे, मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया। देखो इतनी डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब पे ढूंढ देना, इतनी आरबीसी मिलेगी नहीं आपको ढंग से। और बिल्कुल अगर मान लो जो बेचारा लेब असिस्टेंट एलडीसी की तैयारी कर रहा हो, तो घोट के पी जाओ दोस्तों, साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आगे चक्कर खा के गिर जाते हैं आदमी। तो बिल्कुल रट लेना, नोट्स लाना। अब एक और चीज रही जो मैंने समझा दी है, अब थ्योरी के रूप में उसको मैं लिख देता हूँ कि आरबीसी या एचबी का विघटन है ना, वो पीलिया वाली कहानी बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन वाले, एक बार लिख देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको भी लिखा देता हूँ। अब देखो दोस्तों, आरबीसी या एचबी का अपघटन के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, अब तो 10 बार मैंने बोल दिया तो आपको याद ही हो गया, फिर भी इसको मैं बोल देता हूँ। मृत आरबीसी 120 दिन बाद जो इसका जीवन काल होता है, प्लीहा में क्या हो जाती है, नष्ट की जाती है। तब प्लीहा और स्प्लीन को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। प्रतिदिन क्या होता है दोस्तों, 1% लगभग आरबीसी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आरबीसी का विघटन की क्रिया में क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है। आपको पता है प्रोटीन है तो उसमें अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल में मुख्यतः नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, मुख्यतः नाइट्रोजन है। अब ये अमीनो अम्ल में तोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्रोटीन आपने पाचन में देखा होगा, पाचन में भी प्रोटीनों को किसमें तोड़ दिया जाता है दोस्तों, अमीनो अम्लों में ही तोड़ा जाता है। इसके हिम समूह जो था, वर्णक जो था, उसमें जो लौह तत्व था, उसके लौह तत्व को यकृत में संग्रह कर लिया जाता है, और शेष भाग को बिलुरुबिन, वह कई जगह बिलू भी आ सकता, बिलीरुबिन जो भी है एक ही चीज है, वह बिलुवर्डिन या बिलीवर्डिन पित्तवर्णकों में तोड़ दिया जाता है। यह बिलीरुबिन जो मूत्र में क्या करता है दोस्तों, यूरिया से क्रिया करता है। आपको पता है, अभी बताया मैंने, तो यूरोक्रोम नामक वर्णक बनाता है, जिसके कारण आपका मूत्र का रंग क्या होता है, पीला होता है। ये तो होती है सामान्य क्रिया। अब बोलिए मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। अब इसके बाद अगर विशेष स्थिति हो, मान लो संक्रमण हो, कोई रोग हो गया, तो उस स्थिति में कौन सा रोग, मान लो पीलिया रोग हो गया, तो उस स्थिति में होता क्या दोस्तों, आरबीसी क्या होती है दोस्तों, ज्यादा तरीके से अधिक आरबीसी नष्ट होगी। अधिक आरबीसी नष्ट होगी तो मूत्र में क्या होगा, यूरोक्रोम बनेगा। यूरोक्रोम बनने का मतलब क्या है, बिलुरुबिन और यूरिया, इनसे मिलकर यूरोक्रोम बन रहा है। यानी बिलुरुबिन जो वर्णक है वो क्या होता है दोस्तों, ज्यादा बनेगा। यानी पित्त वर्णक क्या बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, और बॉडी में ज्यादा फैल जाएंगे, तो शरीर क्या पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, और पेशाब का रंग भी बहुत ज्यादा क्या होने लगेगा, पीला आने लगेगा। तो उसको कौन सा रोग बोलते हैं दोस्तों, पीलिया रोग बोलते हैं। अब मुझे आप ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में लिखाना कि आपने इतनी डिटेल में आरबीसी कभी पढ़ी है क्या जिंदगी में। कई किताबों में बहुत सारी चीजें नहीं होती दोस्तों, और अभी भी बहुत तगड़ा तरीके से अपना कोर्स लाया जाएगा। एलडीसी, सीईटी, जितने भी लेब असिस्टेंट, जितने भी एग्जामों में साइंस की जो पढ़ाई की जा रही, अपन एक एक टॉपिक लेंगे दोस्तों, ढंग से उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। और मैं वहाँ पे यूट्यूब पे अपने जो मैं पोस्ट डालता हूँ उसमें काफी क्वेश्चंस डालता रहता हूँ, उसको भी आंसर दिया करो, ताकि आपको और थोड़ी सी तैयारी हो जाए। अपन जो जो टॉपिक ले रहे हैं उसके डिटेल में अब मैं बहुत सारे उस पर क्वेश्चन भी डालता रहूंगा। और इसकी 2-4 दिन में कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी जो मल्लिका है उनकी पीडीएफ बना के आपके टेलीग्राम में बता दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक इसमें अटैच है दोस्तों, वहां जाके देख लेना आप। थोड़े 2-4 दिन लगेंगे मेरे को अभी। अब आप मुझे ईमानदारी से देख के बताओ आपको कंटेंट कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बताओ दोस्तों कि यार पढ़ना है तो अंकुर जी मार साहब से पढ़ना है। बढ़िया रजिस्टर लेके लिख लो ढंग से दोस्त, और आराम से एग्जाम, क्योंकि माँ बाप का सपना देखो बार बार ही एग्जाम नहीं आते। इतनी बड़ी पोस्ट है देखो आपकी एलडीसी की, है ना, और आपके लेब असिस्टेंट, बहुत अच्छा चांस है दोस्त आपके पास। और माँ बाप के सपना आपको पूरा करना है, खुद का सपना पूरा करना है, जीवन आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों ये एक मौके से। तो अपनी क्लास है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, एक एक प्रश्नों से दोस्तों हजार हजार छोरे आपसे आगे निकल जाते हैं।
तो आप मान लो पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, उसमें ढंग से मैटर नहीं बन रहा, उसका कोई मतलब नहीं। इतनी डिटेल से आजकल क्यों, अगर आप सोचेंगे सर इतनी डिटेल से क्या पढ़ाना, अरे भाई साहब कोई मतलब नहीं है छोटी मोटी डिटेल्स पढ़ने से। आ गई बात समझ में? तो एक बार इसको आराम से दूसरों को भेजना, दूसरों का भला करो, क्योंकि कर भला तो हो भला। ओके, जय सिया राम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका।